टेंथ क्लास का सेकेंड चैप्टर है राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद। जिसमें क्या है, फर्स्ट पढ़ना है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। समाजवाद क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। ठीक है। समाजवाद का उदय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। साम्यवाद क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों को क्या हो? समान अधिकार हो। साम्य मीन्स बराबर। ठीक है, समान अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि से समाज को दो वर्गों में विभाजित किया गया था, पूंजीवाद वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। समाजवाद के प्रमुख विचारक सेंट साइमन, फैरियर लुई और बला रॉबर्ट ओवन, मार्क्स, एंगल्स। आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में हुआ था, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद क्या था कि कार्ल मार्क्स के से पूर्व के समाजवाद को यूटोपियन, मतलब जो कार्ल मार्क्स था ना उसके पहले वाले, ठीक है, पूर्व मीन्स पहले वाले को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। और सेकंड क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स के बाद में जो समाजवाद का वैज्ञानिक था वो क्या कहलाता है? समाजवाद। मतलब कार्ल मार्क्स के पहले यूटोपियन समाजवाद और कार्ल मार्क्स के बाद वाला वैज्ञानिक समाजवाद। प्रमुख यूटोपियन समाजवाद सेंट साइमन, फैरियर, लुई बला ओवन। ठीक है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या है कि जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। बाद में ईसाई धर्म क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए, मतलब अपना लिए। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स थे जो एक प्रसिद्ध क्या थे? वकील थे। कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय 1836 से विधि की शिक्षा ग्रहण की। 1853 में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी, ठीक है, अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किए। 1844 में कार्ल मार्क्स की मित्रता एंगेल्स से हुई। मार्क्स और एंगेल्स 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण हैं। कौन कौन से? तो आदिम साम्यवादी, दासता का युग, समांति युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग है। धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है। तो धर्म है जो जनता के लिए क्या है? अफीम की तरह घुट घुट के जीना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में कार्ल मार्क्स ने की थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्ल मार्क्स ने अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ये नारा दिए थे किसने? कार्ल मार्क्स ने। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय 1889 ईस्वी में पेरिस में हुई थी और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण जो इस तरफ हम देखेंगे कहाँ में हुआ था, किस जगह पे हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का सचिवालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, स्थापित किया गया था। 1 मई को मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि रूस में रोमनोम राजवंश का शासक था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है। रूस की क्रांति जार निकोलस ने द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। 1861 में जाल एलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता को क्या हुआ? समाप्त कर दिया। कब? 1861 में। 1863 में रूसीकरण की नीति का विरोध पोलो ने किया। 1904 से 5 के रूप में जापान युद्ध में क्या हो गया? रूस और जापान युद्ध में क्या हो गया? हार गया। 1905 में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन किया गया। 1905 में वार एंड पीस की रचना किसने की? टॉल्स्टॉय ने। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वीवीआई क्वेश्चन है। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था। प्लेखानोव ने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की।
1903 में पार्टी बोल्शेविक और मेंशेविक में बंट गया। बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाता है। बहुमत वाला दल क्या कहलाता है? बोल्शेविक कहलाता है। बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पसदर थे। अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाता है और मेंशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पसदर थे। 1901 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम था जरीना। नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन द्वारा लाया गया था। अब है ये भी है क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग क्या है? तो समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग भी शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। रूस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। क्या था? जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन, ठीक है, कृषकों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या, रूसीकरण की नीति, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, रूस में मार्क्सवादी का प्रभाव, बुद्धिजीवियों का योगदान, तात्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हो गई? पराजय हो गई। नेक्स्ट है फरवरी या मार्च क्रांति, ठीक है, फरवरी या मार्च क्रांति। इसमें क्या है कि 7 मार्च 1917 को पुराना कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राद के सड़कों पर किसान और मजदूरों ने रोटी दो को नारे के साथ जुलूस निकाला, मतलब एक जुलूस, ढेर सारे आदमी। लेकिन जब सेना को भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया तो सेना ने मना कर दिया, ठीक है, सेना ने मना कर दी। फलतः 12 मार्च 1917 को पुराने कैलेंडर के अनुसार 17 फरवरी 1917 को रूस का जार गद्दी त्याग दी। इसे ही फरवरी या मार्च क्रांति कहा जाता है। नोट पॉइंट में क्या है कि फरवरी क्रांति के बाद रूस में रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया, ठीक है। फरवरी क्रांति के पहले लोगों के नेतृत्व में बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। फिर क्रेस्की के नेतृत्व में समाजवादियों की सरकार का गठन हुआ। अक्टूबर और नवंबर क्रांति क्या है? तो 7 नवंबर 1917 पुराने कैलेंडर रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 बोल्शेविक ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। केरेन्स्की रूस छोड़कर भाग गया। इसे ही रूस की महान बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के नाम से या नवंबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लेनिन। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था, लेकिन लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था, ठीक है। लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। लेनिन ने ट्रोट्स्की के नेतृत्व में विदेश हमलों के सामना के लिए लाल सेना को गठित किया, ठीक है। किस सेना का? लाल सेना का गठित किया। लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। बिहार विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान 1918 में बनाया गया। रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य का समूह USSR दिया गया। रूस में राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सेव सोवियत नामक संस्थानीय समिति बनाई गई और सभी सोवियत के सदस्य को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया और लाल रंग के झंडे को हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर दिया और देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। लेनिन का कार्य क्या है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है, मतलब वोट देने का अधिकार 18 से ऊपर वर्ष के। काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित किया। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया।
बैंक, उद्योग, जल परिवहन, रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भूस्वामियों की भूमि किसानों के बीच वितरण किया गया। नेक्स्ट है शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध क्या है, ठीक है। शीत युद्ध देखेंगे कि यह एक वैचारिक युद्ध है था जिसमें पूंजीपति गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। मिखाइल गोर्बाचोव 1950 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। इन्होंने प्रेसनयिका को पुनर्गठन तथा ग्लासनोस्त को खुलापन की अवधारणा पेश की। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। नई आर्थिक नीति 1921। नई आर्थिक नीति 1921। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नीति में प्रमुख बातें क्या क्या था कि किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया जिसको बोलते हैं टैक्स। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया, जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों में व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिलेगा। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों की काफ़ी छूट दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित है पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सहायता सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब नई आर्थिक नीति का प्रभाव क्या था कि उत्पादन के कमी को क्या करना था, नियंत्रण करना था। ये नई आर्थिक नीति का क्या था, प्रभाव था। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। स्टालिन क्या था कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का नेतृत्व स्टालिन के हाथों में आया। स्टालिन ने 1929 में निर्वासित कर दिया, ठीक है। स्टालिन कहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। अब देखेंगे स्टालिन का क्या क्या कार्य था, क्या क्या उन्होंने कार्य किए। स्टालिन ने अपने नेतृत्व में पंचवर्षीय द्वारा देश की आर्थिक काया पलट कर दी। 3 पंचवर्षीय योजनाओं से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया। रूस में कृषि का आधुनिकीकरण हुआ और विज्ञान का उन्नति हुआ। स्टालिन ने सामूहिक खेती क्या करी, आरंभ कर दी करना। स्टालिन ने शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था की। सरकार ने देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। तेल, कोयला और स्टालिन उद्योग में मुनाफे हुई। अब मिखाइल गोर्बाचोव, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई। स्टालिन के बाद सत्ता मिखाइल गोर्बाचोव के हाथों में आ गया। उन्होंने उदारवादी नीति अपनाई। उनकी नीतियां रूस से सत्ता संघर्ष होने लगा एवं गणराज्यों में स्वतंत्रता संग्राम होने लगे। 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन होने लगा। अब देखेंगे रूसी क्रांति का प्रभाव क्या था। तो इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। इसके अन्य क्षेत्रों में आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया, समाजवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में बट गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद विश्व तथा सोवियत रूस के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। नेक्स्ट है रूसी क्रांति के पश्चाताप। रूसी क्रांति के पश्चाताप आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों में भी परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपना लिया। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस भी साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन वैचारिक समर्थन को क्या किया, प्रदान किया गया। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, देखेंगे यहाँ पे। रूस में कृषक
दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1831 में। रूस में जार का अर्थ क्या है? रूस का सम्राट, है ना, रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। कलर चेंज कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में हुई। बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स के माना जाता है। नेक्स्ट है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में हुआ था। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में हुआ था। युद्ध और शांति पुस्तक किससे लिखी? तो टॉल्स्टॉय ने लिखी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? तो दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो लेनिन ने लिखा। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? मेंशेविक कहलाता है। रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किस संधि के तहत रूस का प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। रूस की संस्था को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहा जाता है। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन बना। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने की है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति से। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोच्च स्तर पर रहा? तो औद्योगिक क्रांति। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो गया? तो समाजवादी। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? तो 2 वर्गों में। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सेंट साइमन को। स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो योबन था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी जर्मनी में। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो एंगेल्स एवं मार्क्स एवं एंगेल्स ने। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 में। अब हम लोग देखेंगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड चैप्टर का है कि पूंजीवाद क्या है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। खूनी रविवार क्या है? 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई और 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग पर स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग क्या हो गए? मारे गए। इसलिए 22 फरवरी पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को खूनी रविवार मतलब लाल रविवार के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की के रूस छोड़कर भाग गया, इसे ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। मतलब वहाँ से जो जितना भी था, जगह था, स्थिति था,
कुछ था, वो सभी छोड़कर चला गया, उसी को क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, तो क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत क्या थी, दयनीय थी, बहुत खराब थी, क्योंकि उनके पास खेत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे, उनके पास पूंजी का भी अभाव था, करों का बोझ मतलब ज़्यादा कर्जा था। नेक्स्ट है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को बताइए, तो रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण क्या था, कृषकों की दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति में किसानों की दयनीय स्थिति अत्यंत दयनीय, मतलब उनके पास करने धरने के लिए भी पैसा कौड़ी नहीं था। 1861 ईस्वी में जार ने अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषक दास्ता क्या हो गई, समाप्त कर दी गई, परंतु किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके खेत में बहुत छोटे छोटे थे जिन पर पुराने ढंग से खेती करते थे, उनके पास पूंजी का भी अभाव था, बेकारों के बोझ से वे बहुत दबे हुए थे। ऐसे किसानों के पास क्रांति की सिवाय कोई चारा नहीं था। दूसरा क्या है, मजदूरों की दयनीय स्थिति क्या है कि रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उन्होंने अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी क्या थी, काफ़ी कम थी, जितना आदमी मेहनत करता हो उसके आधार पे मेहनताना नहीं मिलता था। उनके साथ दुर्व्यवहार मतलब रहन सहन, गाली गलौज किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, वे अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी कर नहीं सकते थे, है ना, बहुत दब के रहते थे। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी, तो सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था, यह मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे, उनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। यहाँ भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे एवं इनका रस्म रिवाज भी क्या था, भिन्न भिन्न था, मतलब अलग अलग था। जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया, इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध में पोलो ने विद्रोह किया तो उनके निर्दयता पूर्वक दमन किया गया। इस प्रकार रूसीकरण के कारण रूसी राजतंत्र के प्रति अल्पसंख्यकों का आक्रोश क्या हो गया, बढ़ता जा रहा था। 8वां क्वेश्चन है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था थी, कैसे, तो रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई, असमानता समाप्त कर दी गई, वर्गहीन समाज की स्थापना की गई, पूंजीपति और जमींदार का उन्मूलन कर दिया गया, समाज में एक ही वर्ग था, साम्यवादी नागरिकों का काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्ग विहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों का समझौता है, कैसे, तो समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया, व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार भी नई आर्थिक नीति में दिया गया। इसलिए यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ क्या हुआ, समझौते के साथ। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त थी, कैसे या किया कैसे, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बना, क्योंकि युद्ध के मध्य में जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथों में लेने के कारण जरीना और उनके तथाकथित गुरु रासपुटिन जैसे निकृष्टतम व्यक्ति का षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। नेक्स्ट साम्यवाद क्या है, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है और सारी संपत्ति सरकार के अधीन होता है, उसे क्या कहते हैं, साम्यवाद कहा जाता है। शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखे, तो शीत युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवाद गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1991 में सोवियत संघ का विखंडन को क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है।
कार्ल मार्क्स बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में है ना कुछ बताना है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स और एंगेल्स 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति के दो तत्कालीन कारण बताइए। ठीक है, दो तत्कालीन कारण बताइए। तो बोल्शेविक क्रांति के दो तत्कालीन कारण क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से रूस की जनता को क्या हो गया, आक्रोशित हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार निकोलस द्वितीय की अनुपस्थिति में जरीना और उसके तथा कथित गुरु रासपुटिन को षड्यंत्र में राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। बौद्धिक जागरण में रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया, तो रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकी। लियो टॉल्स्टॉय ने दोस्तोयेवस्की, तुर्गनेव जैसे चिंतक किस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। बुद्धिजीवियों के विचारों से प्रभावित होकर किसान और मजदूर शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं दो उदाहरण को बताइए। तो रूस की क्रांति का विश्व पर प्रभाव क्या था कि रूस की क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, समाजवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व में। और इसके आगे है कि रूस की क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश में मुक्त क्या किया, प्रोत्साहन दिया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई, उसके बारे में बताइए। तो लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा इसलिए किया गया क्योंकि तत्काल में पूरी समाजवाद व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति का घोषणा 1921 ईस्वी में इसे लागू कर लेनिन को मार्क्सवादी मूल्य से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 5 नंबर का है। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। तो जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। जार निकोलस द्वितीय शासनकाल के रूप में रूस की क्रांति में हुई। जार निकोलस द्वितीय देवी अधिकारों का विश्वास रखता था। उसमें आम लोग को सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। जार ने अफसरशाही बनाई थी। अस्थिर, जड़ और अकुशल नियुक्त का आधार से योग्यता नहीं थी। अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई, मतलब और ख़राब हुई। कृषकों की दयनीय स्थिति, मतलब रूस के किसानों के खेत में बहुत छोटे छोटे खेत थे जिन पर पुराने ढंग से खेती की जाती थी। उनके पास पूंजी का अभाव था, करों का बोझ से दबे हुए थे। किसानों के पास क्रांति के सिवा और कोई चारा नहीं था। मजदूरों की दयनीय स्थिति क्या है कि रूस में मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उसकी मजदूरी क्या थी, इतना कम थी कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था, है ना, अच्छा से बोलचाल नहीं किया जाता था, जैसे पाते थे वैसे बोल देते थे। वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, अपनी मांगों के समर्थन में हुए हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है औद्योगिकरण की समस्या। रूसी औद्योगिकरण पश्चिम पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता क्या हो गई, बढ़ गई। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो किसी दूसरे के पास तो देखना तो पड़ेगा ही। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को क्या हुआ, बढ़ावा दे रहे थे। नेक्स्ट है रूसीकरण की नीति क्या है। तो सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ मुख्य स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मनी, यहूदियों आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। यह भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। इनका रस्म रिवाज भी क्या था, भिन्न भिन्न था, अलग अलग था। ने देश सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया।
इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई और 1863 ईस्वी में नई इस नीति के विरुद्ध में पोलो ने विद्रोह किया। इनका निर्दयता पूर्वक दमन किया गया। नेक्स्ट 6ठा पॉइंट, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या था? तो 1904 से 1905 के रूस में जापान युद्ध में रूस का पराजय हो गया, मतलब हार गया। इस पराजय से रूस की महानता का भ्रम टूट गया। इस पराजय के कारण 1905 में क्या हो गई? रूस की क्रांति हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो जार निकोलस प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त हो गया और उसकी पत्नी जरीना गुरु रासपुतिन को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा क्या हो गई? और भी गिर गई। नई आर्थिक नीति क्या है उसके बारे में बताना है। तो लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। उनकी प्रमुख बातें क्या थे? तो किसान से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकते थे। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों में व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के प्रभाव का चर्चा करें। तो यहाँ पे है कि रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूप में स्थायित्व था और उनके अन्य क्षेत्र में भी आंदोलन को प्रोत्साहन किया गया। उसके बाद है, देखेंगे अगला पॉइंट है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया और इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप विश्व एवं सोवियत रूस के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच में शस्त्रों की होड़ चलती रही। ठीक है। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपना लिया। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 5 नंबर का सभी क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी, ठीक है, एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। उनका जीवनी क्या क्या था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स थे, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की। कार्ल मार्क्स हिंगेल के विचारों से प्रभावित था। 1843 में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का अध्ययन किया। 1844 में कार्ल मार्क्स की मित्रता एंगेल्स से हुई। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स 1867 में दैस कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या है? ठीक है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या, मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो प्रमुख यूटोपियन समाजवादियों का विवरण इस प्रकार है कि सेंट साइमन प्रथम यूटोपियन समाजवादी फ्रांसीसी विचारक थे। उसका मानना था कि राज्य का समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि वे लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले में जो प्रकृति का वर्णन करे, समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया कि प्रत्येक उसकी क्षमता के अनुसार तथा उसके कार्य के अनुसार आगे वही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया।
चार्ल्स फॉरियर, यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर ने आधुनिक विवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिक को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक फ्लास्क बनाए जानने की योजना रखी, परंतु यह योजना क्या हो रही, असफल रही। लुई वला तो फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों के एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई वला था। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावी कार्य बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। रॉबर्ट ओवन, चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। उसके स्कॉटलैंड न्यू लुलार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। इस फैक्ट्री में उसमें श्रमिक को अच्छी वेतनिक सुविधाएं प्रदान की गई और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि कम मुनाफा कम होने के बजाय और भी क्या हो गया, बढ़ गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्टि श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। ठीक है, लेनिन के उपलब्धियों और उसके जीवन पर प्रकाश डालना क्या है देखेंगे। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था। लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। 1905 के रूसी क्रांति में भाग लिया। लेनिन क्रांति असफल हो गई, इसलिए उसे रूस छोड़कर भागना पड़ा। 1917 में वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। लेनिन ने भूमि शांति रोटी का नारा दिया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। 1917 में लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति को केरेंस्की की सरकार को पलट दिया। लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। लेनिन ने ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में विदेशी हमलों की सामना के लिए लाल सेना गठित की। लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया गया। लाल रंग के झंडे को हंसुओं और हथौड़े के सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार, काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित किया। 1921 में लेनिन ने आर्थिक नीति का घोषणा किया गया। ठीक है, अब तीसरा चैप्टर देखेंगे, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन।